आपके साथ दिव्या शेखावत। जैसा कि आप सभी को मालूम है, राजस्थान की राजनीति में देर रात ही एक बड़ी सौगात कह दूं या फिर बड़ा फेरबदल हुआ है। राजस्थान को नए प्रदेश अध्यक्ष मिल गए मदन राठौड़ के रूप में। उसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज मौजूद है राजनीति के चाणक्य कहूं या फिर पूर्व कैबिनेट मंत्री कहें, चंद्रराज सिंह भी जी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत करेंगे सर का, और आज राजनीति के बारे में ही सर से जानेंगे। सर बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर पहला सवाल तो यही रहेगा कि राजस्थान को नए प्रदेश अध्यक्ष मिल गए हैं, मदन राठौड़ जी मिल गए। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि राजनीति में अब नया क्या कुछ होने वाला है? अच्छा है, मुख्यमंत्री ब्राह्मण थे और प्रदेश अध्यक्ष भी ब्राह्मण था, उनकी जगह ओबीसी का आदमी आया है। मोदी का विश्वास पात्र आदमी है, पूरा संघ का प्रचार करे हैं वर्षों तक, ईमानदार और चरित्रवान आदमी है और मोदी जी के प्रति उनकी निष्ठा अटूट है। इसीलिए राज्यसभा टिकट देने के पहले मोदी जी ने खुद ने निश्चय लेकर उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया। हमारे पाली के हैं, मेरे मित्र हैं, मित्र तो क्या छोटे भाई है, और मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। वो धोखेबाज आदमी नहीं है, पार्टी के प्रति निष्ठा है, सिद्धांतों के प्रति निष्ठा है, संघ के सिद्धांतों के प्रति निष्ठा है, संघ वालों की वो सम्मान करते हैं, अपने मित्रों के मित्र हैं। राजस्थान में जिस प्रकार बहादुरी और साहस के लिए किरोड़ी लाल मीणा का नाम लिया जाता है, सच्चाई और ईमानदारी के लिए उसी तरह मदन राठौड़ का नाम लिया जाएगा। संघ को मजबूती कैसे मिलेगी सर, या फिर राजस्थान की मैं बीजेपी सरकार की बात करूं तो उनको किस तरीके से मदन जी के आने से मजबूती मिलने वाली है? मदन के संपर्क अच्छे हैं, हजारों लोग उनको जानते हैं, आकर्षित होकर लोग पार्टी में आते हैं, नेता को देख के आते हैं। आज तो भाजपा के नेता मदन जी हैं, तो मदन जी को देख के आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। और मदन जी के प्रति कोई अविश्वास नहीं है। कोई बड़े नेताओं की जलन उठ सकती है, पर मैं पार्टी का सदस्य होने के नाते उस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं अति प्रसन्न हूं कि योग्य, सक्षम और अनुभवी आदमी को भाजपा के संगठन की कमान मिली है। इसका रिजल्ट आएगा। वो जानते हैं मदन जी कि उन्हें जाट, मीणा और गुजरों में अपना मत बनाना है, इसलिए वो पूरा चौमुखी प्रयास करेंगे। और वैसे बहुत जूनियर है मेरे से, मेरा पूरा समर्थन उनको रहेगा। वैसे भी कोई भी आता तो मैं पार्टी का वरिष्ठ नेता होने के कारण उसका स्वागत ही करता, पर मदन जी के लिए दिल की बात और है, मैं उनका खुले दिल से समर्थन करता हूँ। सियासी गलियारों की बात कर ले सर, कि सियासी गलियारों में वसुंधरा राजे जी का नाम हमेशा से गूंजता ही रहा है, लेकिन वो शांत बैठी हुई हैं। कहीं तूफान आने से पहले की शांति तो नहीं है कि अचानक से तूफान आएगा और अचानक से वसुंधरा जी का कोई क्या कहीं कि कोई बड़ा पद मिल सकता है? ये पार्टी का फैसला है। मैं वसुंधरा जी का एडवाइजर रहा हूँ, उनके कैबिनेट का मंत्री रहा हूँ, भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर रहा हूँ। मैं भी कई वर्षों के वनवास काट के वापस भाजपा में आया हूँ, इसलिए मैं इस पर कमेंट करूँ ये जायज़ नहीं है। मगर वसुंधरा जी का व्यक्तित्व है। कुछ लोग पद के धनी होते हैं, कुछ कद के होते हैं। जो पद के धनी होते हैं उनका पद छिन जाता है तो सड़क पे आ जाते हैं, पर जो कद के धनी होते हैं उनका कद बना ही रहता है। आई एम वेरी हैप्पी कि आज दिन वसुंधरा जी ने कोई नेगेटिव रोल अदा नहीं किया है, पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाई है और उनका भी सम्मान ही बना रहे, इसी में पार्टी का हित है। अब पद क्या मिले नहीं मिले छोटी बात ही हो जाती है। एक पद मिलने के बाद सारे पद दिशाहीन, मर्यादाहीन और मूल्यहीन हो जाते हैं। लेकिन सर एक समय था जब चुनाव थे, अभी की बात कर लें और अभी उपचुनाव भी होने वाले, कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पार्टी से थोड़ी दूरी बना ली या पार्टी से नाराज चल रही हैं। ऐसी भी कई बातें सामने आई, इसको लेकर आप क्या करें? दूरी कैसे बनेगी? उनका बेटा चुनाव लड़ा है, वो खुद चुनाव लड़ के आई है और ज़्यादा पार्टनर और उस एरिया में इनका काम है। एक बात और मैं कहूँगा, वसुंधरा जी दूरी बनाना चाहे तो बना नहीं सकती, क्योंकि उनकी रगों में राजमाता का खून है। वो कभी भाजपा के हो नहीं सकती, चाह के भी नहीं हो सकती, चाहती तो है ही नहीं। ये लोगों की उड़ाई भी बातें हैं, ये विपक्ष की कपोल कल्पित कल्पना है जो मूल्यहीन है, सारहीन है
और तथ्यहीन है। पाली का आप जिक्र कर रहे थे, वैसे तो पाली के बारे में मैं एक खास बात कहूँगी कि वहाँ का हलवा बड़ा फेमस है जी। तो पाली की जिक्र हो रहा है सर कि राजस्थान को 2 नए अध्यक्ष दिए हैं। कहीं ना कहीं एक बात निकल कर आ रही कि जातीय फैक्टर को साधने की कोशिश की गई है यहाँ पर, कि मजबूत किया गया है जातीय फैक्टर। साधने की जरूरत ही नहीं है। ओबीसी बहुत बड़ा वर्ग है, ये ओबीसी के आदमी को मौका दिया गया है। मोदी जी ओबीसी से आते हैं, मदन जी ओबीसी से आते हैं। ओबीसी की जिस क्लास के मोदी जी है उसी क्लास के मदन जी हैं। इनके संबंध कोई आज के तो है नहीं। मेरी नॉलेज 25-30 वर्ष की है। मैं मोदी जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा, उन्होंने एक अच्छे आदमी को भाजपा का अध्यक्ष बनने का अवसर दिया। इसका रिजल्ट पर आएगा असर। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि धीरे धीरे करके जिन जातियों ने भाजपा से दूरी बनाई है उन सबको नज़दीक लाने का काम मदन राठौड़ के कंधे पर होगा, और उस पर सहयोग करेंगे तो ले आएंगे। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक जिम्मेदार व्यक्ति को ही जिम्मेदारी दी गई है राजस्थान। ये बात सही है, नो डाउट, यू आर करेक्ट। और हमारा तो अब क्या है कि वो मेरे से बहुत छोटे हैं, हमारे को बड़ा गैप है, पर हमारा संबंध है। मैं पाली में महीने में 15 दिन रहता हूँ। ये पाली के ही है, सुमेरपुर के विधायक बन नहीं पाए, तब भी इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बदले में पुरस्कार के रूप में राज्यसभा मिल गई। राज्यसभा में आकर के भी ये अच्छी बात करते हैं, इसलिए मौका मिल गया तो अध्यक्ष बन गए। नई बात नहीं है, आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं है इसमें। राजस्थान में सर आगामी समय में उपचुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव को लेकर तैयारी भी जोरों शोरों से। आपको क्या लगता है, राजनीति को आप कैसे देखते हैं कि क्या भाजपा सीटें 5 के 5 सीटें निकाल पाए? ये कमेंट तो राजेंद्र राठौड़ ने किया है, मैं ये कमेंट नहीं करता, पर मैं ये कमेंट करता हूँ कि भाजपा ताकत के साथ 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हारना जीतना ये वोटर्स पर निर्भर करता है, और संघ पूर्ण तरह से सक्रिय होगा। मदन जी के आने से संघ की सक्रियता बढ़ेगी, ये बात मैं निश्चित रूप से जानता हूँ, क्योंकि वो पहले संघ के प्रचार कर रहे हैं। तो अच्छा रिजल्ट आएगा। कोशिश तो हर पार्टी 5 सीट जीतने की करेगी, हमारी पार्टी भी करेगी। अगर कोई उत्तरदायित्व दिया तो हम उसमें निर्वाह भी करेंगे, काम बताएंगे तो काम भी करेंगे, नहीं तो स्वेच्छा से जितनी मदद हो सकती है 5 चुनाव में पार्टी की करेंगे। सर एक सवाल है, जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा जी ने इस्तीफा दे दिया था, कि उन्होंने एक बात कही थी कि अगर दौसा की सीट वाली जो बात कही थी नहीं निकलती तो मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा, और खैर वो अपनी बातों पर भी खड़े रहे। 2 नए जो बड़े पद थे उन पे 2 नए चेहरे भी आ गए। अब आप किरोड़ीलाल मीणा जी का भविष्य क्या देखते हैं पार्टी में? भविष्य है उनका, भविष्य मजबूत सिपाही का भविष्य है। युद्ध में जो मजबूती से लड़ता है वो कोई मरता नहीं है, उसके पीछे फॉलोइंग है, उनके पीछे सिद्धांत हैं, उनका बहुत बड़ा इतिहास है भाजपा के संबंध में। किरोड़ीलाल का कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि किरोड़ीलाल पद पर जिंदा नहीं है, कद पर जिंदा है। और मैं हमेशा कद का समर्थक और पद की अवहेलना करता रहा हूँ मेरे जीवन में भी। मुझे पक्का विश्वास है कि किरोड़ीलाल जितना होगा पार्टी के लिए करेंगे। आज ये घोषणा कर देना कि हम 5 जीतेंगे, मैं चाहता हूँ हम 5 जीतें, हम कोशिश 5 जीतने की करेंगे, पर मैं भविष्यवाणी नहीं करता, क्योंकि कल मुंह से निकली हुई जबान फिसल जाए और वो न होगी तो हमारा अपमान होगा। और मेरी आज तक की ये प्रतिष्ठा रही है कि जो मैं कहता हूँ वो होता है, मैं होता वही है जो मैं कहता हूँ। 400 पार का सर आप जबान फिसलने की बात कर रहे हैं, 400 पार का मोदी जी का भी बड़ा नारा था, वो 400 पार नहीं हो पाए। अयोध्या की बात कर लेते हैं, वहाँ भी लोगों ने भाजपा को नहीं चुना, क्यों और क्या वजह रही होगी इसके पीछे? इसका कारण तो आप मोदी जी को पूछो। मैं तो अभी भी आया हूँ भाजपा में, 4-6 महीने हुए हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि मोदी जी के हारने का पश्चाताप 5 साल तक यूपी की जनता को रहेगा। पछतावा करेंगे वो, लेकिन एक तरह से योगी के रूप में उनके घावों पर मलहम लगेगा। इसलिए मोदी जी का घाटा उत्तर प्रदेश में योगी जी पूरा करेंगे, ऐसा मेरा आत्मविश्वास है।
जनता है सर, महंगाई से त्रस्त है, महंगाई बढ़ चुकी है, रोज़ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सेंसेक्स ऊपर बढ़ रहा है, सोना चांदी के दाम बढ़ रहे हैं, कपड़ों के दाम बढ़ रहे हैं। तो आम जन का सवाल है कि हम ना तो रह पा रहे हैं ना खा पा रहे हैं, तो क्यों हम वोट दें फिर ऐसी पार्टी को? ऐसा है, ये घटनाएं तो होती रहती है। आपको मालूम है एक बार प्याज के कारण सरकार बदल गई थी, कभी ऐसा भी होता है। अब सवाल ये है कि आर्थिक स्थिति में तो सीतारमण ने कमाल का काम किया है, बहुत बढ़िया बजट दिया है। इस बजट में युवकों की देखा देखी की गई है, उद्योगों को महत्व दिया गया है, सब कुछ किया गया है। कुछ प्रकृति के भी कारण होते हैं जिसके कारण आर्थिक स्थिति डावाडोल होती है, प्राकृतिक आपदा भी इसका एक कारण होती है। मैं नहीं मानता कि आज ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जहाँ कोई व्यक्ति भूख से मरता हो। भोजन मिल रहा है, साधन मिल रहे हैं, सरकारी नौकरियों का पैसा बढ़ रहा है, हर जगह अच्छा काम हो रहा है। लेकिन अगर कोई कमी है तो मोदी जी के पास समय है 5 साल का, वो पूरा कर देंगे। मोदी जी ने जो काम किया देश के लिए, वो कोई प्रधानमंत्री न भूतो न भविष्यति की सिद्धांत पर किया है। आप ही बताइए मुझे, क्या किसी ने सोचा था कांग्रेस चिल्लाती थी 370 की धारा आती तो खून कच्चर हो जाएगा? एक बूंद भई क्या खून की, 370 हटा दिया गया। हाँ, इस पर मेरा एक सुझाव है, मोदी जी 370 हटाने का लाभ देश को कब होगा? जब कश्मीर की आबादी में एक जाति का जो अंधा बहुमत है उसको संतुलित कर दिया जाएगा। मुझे अभी कोई काम पूछा जाए तो यह काम किया जा सकता है, ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। पर यह सुझाव तब दिया जाता है जब मांगा जाए, क्योंकि ये कहावत है, सीख वाई को दीजिए जाको सीख सुहाए, जी वानर को दीजिए घर बया का जाए। ये काम बड़ा है, इस काम में मेरी रुचि है और मैं जहाँ तक होगा इस पर काम करता रहूँगा। चलिए, इसके लिए तो हम भी आपको बधाई देंगे। अगर ऐसा पद आपको मिलता है या जिम्मेदारी मिलती है, जिम्मेदारी मैं आपसे बताता हूँ, बहुत से कठोर फैसले आसानी से लिए जाते हैं और बहुत से आसान फैसले बड़ी कठोरता से लिए जाते हैं। फैसला नरेंद्र मोदी को करना है। अमित शाह उनके सहयोगी है, अमित शाह उनकी हर बात को मानते हैं, अमित शाह उनकी ताकत का स्रोत है, अमित शाह एक मजबूत कंधा है जो नरेंद्र मोदी के लिए काम आता है। हम कंधे नहीं, उंगली से ही, पर हमने 12 साल में 100 से ज़्यादा इंटरव्यू मोदी के पक्ष में दिए हैं। उस वक्त जब मोदी का मुख्यमंत्री का पद खतरे में था, तब मोदी जी ने घर बुला के कहा था, उमा भारती के 54 आदमी लड़ रहे हैं, इनको हटाओ। मैं उमा भारती की पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, हमने हटाए। हमारी इच्छा थी कि मोदी जीते और जीते। वो मोदी जी का आरंभिक काल था, वो मुख्यमंत्री का संघर्ष था। हम आज भी कहते हैं मोदी जी को जब जरूरत पड़ेगी तन मन और धन से हम मोदी जी के साथ रहेंगे। बजट की सर आप बात कर रहे थे कि सौगात बढ़िया दी है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता थोड़ी सी नाखुश है इस बजट से। बिहार की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, कई राज्यों को अच्छी सौगात दी गई है, बजाय राजस्थान को कि राजस्थान का नाम शामिल नहीं किया गया एक अच्छे लेवल पर। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, एक आदमी का बायां पाँव का अंगूठा का ये नी घुटना दर्द करता है तो डायना थोड़ी कटवाता है, बायां बदलता है। जिस प्रांत की जैसी समस्या, उस प्रांत का वैसा निदान, जिस प्रांत की जैसी जरूरत, उस प्रांत की वैसी पूर्ति। कभी प्रांतों के नाम पर समानता हो ही नहीं सकती। किसी प्रांत में पानी की कमी है, किसी प्रांत में बिजली की कमी है। जो किया गया संतुलन के हिसाब से किया गया। फिर भी कुछ कमियां रही है तो ये विपक्ष का कर्तव्य है कि वो आलोचना न करते हुए सुझाव के रूप में उन कमियों पर अपना ध्यान आकर्षित करे। पर ये तो जलने वाला हीन भावना से ग्रसित विपक्ष है, वो केवल आलोचना जानता है, उसको समालोचना करने की ताकत और आदत नहीं है। राहुल गांधी को आप कितना भी चढ़ा दो, कितने ही नारे लगा दो, अभी राहुल जी को मैच्योरिटी प्राप्त करने में 10 साल की कमी है। आपने तो सर पार्टी को बारीकी से देखा है, कांग्रेस पार्टी को। ऑल इंडिया सेक्रेटरी रहा हूँ, जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रहा हूँ, कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, कांग्रेस का नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर रहा हूँ, उनकी जो सर्वोच्च बॉडी है उसका इनवाइटेड मेंबर रहा हूँ। मैं 25 साल कांग्रेस में रहा हूँ, करीब 23 साल मुझे बीजेपी में हुए हैं। मगर एक बात है, राष्ट्रीयता और देशभक्ति, सनातन और हिंदुत्व, स्वामित्व और सेवा, ये जो भाजपा कर सकती है
वो कांग्रेस न कर सकी न आगे करी। लेकिन सर लोगों का सवाल है कि ये एक विक्टिम प्ले कार्ड करते हैं सनातन धर्म को लेकर कि सनातनी, तो ऐसा कुछ है क्या कि विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं सनातन धर्म को आगे बढ़ाने? नहीं हो तो है। आप एक बात बताइए, सारे हिंदू मरने के बाद राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं? अगर सनातन होता तो कोई कृष्ण नाम सत्य बोलता। ये चलता सिद्धांत है। कुछ लोगों ने इस देश को आत्मा प्रदान की है, शरीर तो बहुतों ने प्रदान किया है। राम और कृष्ण, ऋषभदेव और महावीर, इन्होंने इस देश को आत्मा प्रदान की है, इसलिए इनको याद किया जाता है। वेरी सिंपल। जलने की क्या बात है? आपकी आत्मा नहीं मानते, हम मत करो। आप तो नहीं बोलते आरती को ले जाते में खुदा सलाम बोलते तो नहीं हो, पर बनना तो है हिंदुत्व के मतलब हिंदुत्व की भावना। ये हिंदुत्व की भावना राष्ट्र भावना को जन्म देती है, ये हमारी स्वदेशी आत्मा को जन्म देती है। हिंदुत्व वो ताकत है जिससे हमें राष्ट्रवाद, देशभक्ति, कीर्ति और यश प्राप्त होता है। ये इतिहास है। और मैं आपसे कहता हूँ, वर्तमान और भविष्य को मैं महत्व नहीं देता हूँ। वो बिगड़ भी सकता है, पर विगत और इतिहास कभी नहीं बदला जाता। इतिहास को सलाम करो, वर्तमान में प्रयास करो और भविष्य की कल्पना करो। यही मेरे जीवन का सिद्धांत है और मैं यही सिद्धांत देता हूँ। कहते हैं कि मोदी जी ने जो सनातन धर्म का बीड़ा उठा रखा है, इसमें कहीं ना कहीं वो लड़वाने का काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करवा रखी है। आप इसको कितना मानते हैं? ये तो बेवकूफ़ों का सवाल है। कल तो वो स्वदेश का नारा देंगे तो भी कह देंगे कि आप तो पाकिस्तान से ईस्ट बस दे रहे हो। तो क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान को लड़ा रहे हो? हमारी मातृभूमि है, हमारी जन्मभूमि है। सनातन हमारा धर्म है, हमारी आत्मा है, हमारा कर्म है, हमारा जीवन पद्धति है, हमारा उपदेश है, हमारा इतिहास है। महाभारत और रामायण और गीता ये परम उपदेश है। जनों का आगम भी हम मानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर्वधर्म एकीकरण ही सनातन का लक्ष्य है और उसी पर हम काम करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सनातन को जिंदा रखने में भाजपा से कहीं ज़्यादा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साथ रहा है। इसलिए जब मुझे पूछा जाता है तो मैं यही कहता हूँ कि सम्मान की पहली डिग्री में मैं भाजपा से ज़्यादा आरएसएस को सम्मान देता हूँ, क्योंकि उनका रिटर्न बहुत कम है। भाजपा वाले राज करते हैं तो राज का रिटर्न लेते हैं, संघ तो राज का रिटर्न नहीं लेता। जैसा त्याग कुछ लोग करते हैं और त्याग भी हो जाता है, संघ को तो मिलता ही नहीं है कुछ। अब कुछ प्रभाव हुआ है जो बहुत ज़रूरी था। जहाँ जहाँ संघ की अवहेलना हुई है वहाँ हमारी पार्टी को नुकसान हुआ है। मैं तो यही कहूँगा पार्टी वालों से भी, जो मेरे से जूनियर हैं राजस्थान में, तो शायद मेरे से सीनियर कोई नहीं है, कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को संघ की कसौटी पर रखकर और सर्वधर्म सम्मेलन करते हुए पूरे देशवासियों को एक सा के मंत्र में बांधे, यही हमारा लक्ष्य है। अपन पार्टी की बात कर रहे थे सर, कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर का खामियाजा राजस्थान में सीटें गंवा कर तो नहीं ऐसा हुआ कि कई सीटें गई तो मोदी फैक्टर की वजह से ही गई हो? कई जगह मैं भी गई हूँ जहाँ पर मैंने खुद ने देखा है कि लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। तो मोदी फैक्टर को पसंद ना करने की कुछ वजह लोगों ने बताई हैं कि कई जगह पानी की बड़ी समस्या है, नेता लोगों तक पहुंच नहीं रहे या उनकी आवाज़ नेताओं तक नहीं पहुंच रही। वादे करते हैं और वो वादे झूठे जुमले। मैं ये नहीं कहता कि हमारी पार्टी 100% कमी प्रूफ है। अच्छा है, इस चुनाव में आंखें खुली है, पूरा निदान हो जाएगा, नई बात क्या इसके अंदर। लेकिन एक बात तो तथ्य है जो भाजपा हिंदुस्तान में राजनीति 90% भाजपा के हाथ में है। अब ममता जैसी औरतें देश का नेतृत्व चाहती है, क्या ही जायज़ है? वहाँ रह करके इस प्रकार हिंदुओं की अवहेलना हुई है, रोहिंग्या मुसलमानों ने जो उत्पात मचाया, क्या वो जायज़ है? जो अपनी पार्टी के अलावा किसी का सिद्धांत नहीं मानते, बार बार बदलते हैं, क्या वो जनता दल यू राष्ट्र का नेतृत्व कर सकती है? एनडीए का घटक होना अलग बात है और एनडीए का नेतृत्व करना अलग बात है। इस फर्क को आम मतदाताओं को समझना होगा। तो सही बात कही सर। दो आखिरी सवाल हैं मेरे। पहला सवाल तो ये कि पार्टी से आप जुड़े हुए थे कांग्रेस से, कांग्रेस में सर चेहरों की बहुत कमी है और कहीं ना कहीं वो पार्टी में एक बड़ी कमी मान सकते हैं कि चेहरे नहीं है कांग्रेस के पास, और जो है वो भी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। चेहरा बनता नहीं है, चेहरा तो स्वयं बनता है, पार्टियों से चेहरा नहीं बनता है। 100 बरस ट्राई करने के बाद में भी भाजपा के जो चेहरे हैं वैसे चेहरे कांग्रेस नहीं बनाती। जब चेहरे थे तो थे, जवाहरलाल चेहरा था तो लाभ मिला,
इंदिरा चेहरा थी तो लाभ मिला, हमें अटल बिहारी चेहरा था तो लाभ मिला। चेहरे का मूल्यांकन किया ही नहीं जा सकता। उसमें 90% व्यक्ति का स्वयं का आश्वासन होता है। जैसे हनुमान बेनीवाल चाहे पद पर रहते रहे, उसने अपना चेहरा बनाया। किरोड़ीलाल मीणा किसी भी हालत में रहेगा, उसने अपना चेहरा बनाया। हर आदमी जो चेहरा बना सकता है वो बनाता है। बाल साहब ठाकरे थे तो शिवसेना का एक चेहरा था। चेहरा बनता नहीं, किसी द्वारा बनाया नहीं जाता, चेहरा आदमी स्वयं बनाता है और उस चेहरे को जनता पसंद भी करती है, कई बार रिजेक्ट भी करती है। एक आखिरी सवाल सर, इसके बाद हमारी वार्ता खत्म करते हैं। हनुमान बेनीवाल जी की आप बात कर रहे हैं, गठबंधन के साथ उन्होंने भी हाथ मिलाया। पहली चीज़ तो कि उन्हें खुद पे भरोसा नहीं होगा, या तो इसीलिए उन्हें गठबंधन के साथ हाथ मिलाना पड़ा होगा। दूसरा सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी बीजेपी में वो भी शामिल हो सकते हैं, ऐसा भी हो जाए। बीजेपी को शामिल हो या ना हो, पर बीजेपी को प्रांत स्तर पर एक जाट नेता क्रिएट करना पड़ेगा। वो हनुमान बेनीवाल को न बनाए, सुभाष मेहरिया को बना दे, कोई न कोई जाट नेता लाना पड़ेगा। इसी प्रकार एक गुर्जर नेता को भी लाना पड़ेगा, एक जैन नेता को भी लाना पड़ेगा। ये सुझाव है, आलोचना नहीं है। मैं पार्टी को सुझाव देने का हकदार हूँ, आलोचना करना मेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं पार्टी के अनुशासन से बंधा हुआ हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो आपने देखा, सिंघवी साहब ने बजट को लेकर भी बहुत कुछ कहा, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी बहुत कुछ प्रदेश की जनता को बताया, साथ ही साथ प्रदेश को नए अध्यक्ष मिले हैं उनके बारे में भी बहुत कुछ बताया। फिर से मिलेंगे एक नई और ख़ास शख्सियत के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।